अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक आज का है दैट इज़ नीमोथोरेक्स। और फिर हम उसको कंपेयर भी करेंगे कि किस तरह नीमोथोरेक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम कार्डिक टैम्पोनार्ड, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द टाइप्स ऑफ, हम किस तरह टाइप्स ऑफ नीमोथोरेक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं डायग्नोसिस में। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बिफोर आगे जाने से पहले, आगे चलने से पहले, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहें और इसी तरह आप लोग जो है वो आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके। सो आई लाइक टू टेल यू दैट हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज़ नीमोथोरेक्स, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। और नीमोथोरेक्स बेसिकली होता क्या है, देखिए नीमोथोरेक्स में इनिशियल प्रेजेंटेशन जो पेशेंट की होती है दैट इज़, सबसे पहले तो हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आती है जो चीज़ दैट इज़ अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है कि कोई भी मरीज़ हमारे पास आता है वो डीसेट करेगा सबसे पहले और टेकेप्निक होगा। टेकेप्निया एंड डीसैचुरेशन जो है वो प्राइमरी प्रेजेंटेशन होती है नीमोथोरेक्स की। अब हम आ जाते हैं कि नीमोथोरेक्स को हम फर्दर किस तरह एवेल्यूएट करेंगे। तो नीमोथोरेक्स में इस तरह होता है कि पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो उसकी जुगुलर वेनस प्रेशर जेवीपी रेज़्ड मिलती है हमें, जो कि हमें हीमोथोरेक्स में नहीं मिलती, जो कि हमें प्लूरल इफ्यूजन में नहीं मिलती, जो कि मुख्तलिफ जो हमारी चेस्ट इन्फेक्शंस हैं उसमें रेयरली प्रेजेंट होती है और वन ऑफ द कॉज इज़ नीमोथोरेक्स। आगे मैं आपको बताऊंगा किस टाइप ऑफ नीमोथोरेक्स में जेवीपी रेज़्ड होती है। इसके अलावा हम आ जाते हैं तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ मिलती है, हमारे पास मिलता है कार्डियक इनलार्जमेंट, चेस्ट एक्सरे पे हमें मिल सकती है, इट इज़ पॉसिबल, और जेवीपी रेज़ मिलेगी। ट्रैकियल डेविएशन, ट्रैकियल डेविएशन मतलब ये होती है कि जो अफेक्टेड साइड होती है उसकी अपोजिट साइड पे ट्रैकियल डेविएशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल, नीमोथोरेक्स अगर राइट साइड ऑफ लंग में मौजूद है तो जो ट्रैकियल डेविएशन होगी वो हमारी लेफ्ट साइड पे होगी। तो ये तो मैंने आपको तीन चीज़ें बता दी मेजर। अब हम आ जाते हैं कि फर्दर जो है वो एयर एंट्री जो है वो अफेक्टेड साइड पे कैसी होगी। तो एयर एंट्री डिक्रीज होगी जिस साइड का नीमोथोरेक्स डेवलप हुआ है। हाइपोटेंशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। हाइपोटेंशन भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल फीचर है। मेन और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नीमोथोरेक्स डेवलप होता है दैट इज टेंशन नीमोथोरेक्स। टेंशन pneumothorax is similar to the traumatic or could be named as a traumatic pneumothorax. अब ये मैकेनिकल वेंटिलेशन इज मेजर कॉज ऑफ टेंशन pneumothorax, यू ऑल नो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से टेंशन pneumothorax डेवलप हो सकता है। अब ये जो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बताए दैट आर प्रोमिनेंट इन टेंशन pneumothorax, एक रेस जेवीपी, नंबर टू डेविएशन टू द ऑपोजिट साइड। ठीक है। अब टेंशन pneumothorax में हम क्या करते हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है, यू ऑल नो कि एक्सरे चेस्ट जो है वो इनिशियल और डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन भी हम कह सकते हैं। क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होता है तो सबसे पहले तो हम इनिशियली मैनेज करते हैं पेशेंट को। इनिशियल मैनेजमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि भाई मरीज़ जो है वो हमारा सेचुरेशन मेंटेन करे, उसकी सेचुरेशन 92 से कम नहीं होनी चाहिए। वो टेकेप्निक है तो वो नॉर्मलाइज हो जाए। वो अगर हाइपोटेंशन में है तो उसकी पहले फ्लूइड्स देके उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे ताकि 90 से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ हो, सो दैट वी कैन मूव द पेशेंट टू द एक्सरे, टू द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। और प्रॉबर अगर पोर्टेबल एक्सरे भी हम प्लान कर रहे हैं तो भी पेशेंट जो है वो रिलीफ में हो, काम हो, ताकि हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करें। तो हमारा पहला, बीइंग इमरजेंसी डॉक्टर, मैं आपको बता दूं कि हमारी पहली जो प्रायोरिटी होती है वो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिफॉर्मिटी एंड एक्सपोजर होती है, जिसमें हम पेशेंट को सबसे पहले जो है वो फर्स्ट एड रिलीफ देते हैं ताकि पेशेंट जो है वो काम हो, रिलैक्स हो, वाइटली स्टेबल हो, ताकि वो पेशेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए मूव कर सके। बैक टू द टॉपिक, मैंने आपको क्या बताया, बैक टू द टॉपिक, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सरे चेस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है इन नीमोथोरेक्स। कौन सा नीमोथोरेक्स, टेंशन नीमोथोरेक्स एंड ऑल द नीमोथोरेक्स। ठीक है। अब आ जाती है बात कि व्हाट आर द फर्दर टाइप्स। तो उसमें हम, मैंने आपको बता दी, दो इंपॉर्टेंट कॉजेज बता दिए टेंशन नीमोथोरेक्स के। अब आ जाते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स में। नंबर वन डिफरेंस ये कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स जो आपका होगा उसमें जो पेशेंट होगा वो आपका पेशेंट टॉल होगा, थिन होगा और मेल्स में मोस्ट कॉमन है। तो ये तीन क्लिंचर आप याद रख लें। किसी भी बीसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ,
कि टॉल पेशेंट हो, यंग हो और थिन हो, उसको अगर निमोथोरेक्स डेवलप हो रहा है, इमीडिएटली आप अपने माइंड में लिख आएंगे कि दैट इज स्पॉन्टेनियस अनटिल एंड अनलेस कोई मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से ना हुआ हो या कोई ट्रॉमा की वजह से ना हुआ हो। अदरवाइज हमारी अटेंशन विल बी डाइवर्टेड टू द टेंशन निमोथोरेक्स और ट्रॉमेटिक निमोथोरेक्स। अब आ जाते हैं हम लोग कि सेकेंडरी निमोथोरेक्स किस तरह डिफर करेगा फ्रॉम प्राइमरी। तो सेकेंडरी निमोथोरेक्स में हमेशा याद रखिए है कोई ना कोई अंडरलाइंग कॉज जरूर होता है, अंडरलाइंग डिजीज जरूर होती है, जैसे कि सीओपीडी हो सकता है, जैसे कि एस्थमा हो सकता है। तो ये दो मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग डिजीज हैं जो कि पाई जाती कि सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स में। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स में हमारे पास कोई भी अंडरलाइंग डिजीज होगी सच एज एस्थमा एंड सीओपीडी। ठीक है, तो हम आगे फर्दर आपसे डिस्कस करेंगे कि अब इनकी ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। देखें, ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ निमोथोरेक्स प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑप्शन ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास टेंशन निमोथोरेक्स में आता है तो क्योंकि हमारी पल्मोनरी कैविटी जो होती है वो स्ट्रेस में होती है और एयर फिल्ड होता है, तो एल्वुलाई जो होती है हमारी वो ऑलरेडी स्ट्रेसफुल होती हैं, तो उसको रिलीव करने के लिए वी हैव टू गो फॉर नीडल डीकम्प्रेशन, जिसको हम थोरेसिक डीकम्प्रेशन भी कह सकते हैं या थोरेकोसेंटेसिस भी कह सकते हैं, नीडल थोरेकोसेंटेसिस, ये सेकंड नेम है इसका। तो ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि बीसीक्यू में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर नीमोथोरेक्स। प्राइमरी जो हमारे पास होगा वो होगा नीडल डीकम्प्रेशन। क्यों नीडल डीकम्प्रेशन हम करते हैं, चेस्ट ट्यूब ड्रेन क्यों नहीं करते इनिशियली, उसकी वजह एक होती है, एक तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है एयर का लंग्स में दैट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर्स। तो उसमें तो इंडिकेटेड है कि आप नीडल डिकम्प्रेशन की तरफ जाएंगे पहले और उसके बाद फिर चेस्ट ट्यूब ड्रेन के लिए जाएंगे ताकि आप टाइम थोड़ा गेन कर लें। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज याद रखिएगा कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज जो होता है आपका दैट इज टाइम टेकिंग। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज हमेशा टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए हमें पहले नीडल डिकम्प्रेशन की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद फिर हमें चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि मैंने साइज आपको बताई कि भाई एयर की साइज जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा की अगर एयर मौजूद है लंग्स में, तो फिर हम, जो कि हमें पता चलेगा थ्रू द एयर थ्रू द चेस्ट एक्सरे, तो फिर हम क्या करेंगे, विल डायरेक्टली गो टू द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, हम नीडल डिकम्प्रेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर एयर की साइज 2 सेंटीमीटर से कम है और इनिशियली हमारे पास मौका नहीं मिल रहा है एक्सरे चेस्ट करने का क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है और हमारे पास इतना टाइम है कि हम वी कैन गो फॉर नीडल डिकम्प्रेशन, सो वी विल गो फॉर नीडल कंप्रेशन फॉर श्योर। लेकिन अगर हमारे पास इतना टाइम है, हमने पेशेंट को जो है वो रिलीफ दे दिया है प्राइमरी के, भाई हमने उसको वाइटली स्टेबल कर लिया और डी-सेट कर रहा है, तो उसको भी हमने ऑक्सीजन सपोर्ट देके उसको थोड़ा बहुत रिलीफ दे दिया है और हम देख सकते हैं कि भाई अब एक्सरे चेस्ट पहले करवा लें, तो वील गो फॉर इट। ठीक है, अच्छा इसमें ये होता है कि एक्सरे चेस्ट हो गई, नीडल डिकम्प्रेशन हो गया। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी साइड आपकी दिमाग में आएगा वो ये होता है कि जब हम चेस्ट ट्यूब ड्रेन करें या फिर सेकेंडली हम नीडल डिकम्प्रेशन करें तो उसका साइट क्या होना चाहिए, व्हाट वुड बी द साइट ऑफ चेस्ट ट्यूब ड्रेन एंड और नीडल डिकम्प्रेशन। तो पहले की जो गाइडलाइन होती थी, प्रीवियस गाइडलाइन जो कि अमूमन हमें पढ़ाई जाती है अनफॉर्चुनेटली, वो ये है कि फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे आप चेस्ट ट्यूब ड्रेन करेंगे, जो कि मैंने मुख्तलिफ बुक्स में पढ़ा है, मे बी आई एम माइट बी आई एम रॉन्ग, बट जो रिसेंट गाइडलाइन कहती है यूके की, वो ये कहती है कि हमें चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे करना चाहिए। अब चाहे वो चेस्ट ट्यूब ड्रेन हो या फिर नीडल डिकम्प्रेशन है, तो नीडल डिकम्प्रेशन की बात करेंगे दैट इज एट द सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे हम नीडल डिकम्प्रेशन करेंगे। सिमिलरली अगर हम चेस्ट ट्यूब ड्रेन करेंगे तो वो भी हम सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक यही था निमोथोरेक्स का। आई विल फॉलो विथ योर कमेंट्स एज वेल, आई विल बी वेटिंग कि मेरे पास मुख्तलिफ कमेंट्स आएँ। बेसिकली जो मेरा मकसद होता है वो ये होता है कि आप लोगों को रीसेंट गाइडलाइंस के हवाले से गाइड करूं, क्योंकि ऑब्वियसली तमाम लोगों को ये नॉलेज तो होगी और ये बेसिक्स होती है जिसको जो सबको पता होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यू गाइडलाइन के हवाले से अवेयर करूं। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इट, अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। फी अमान अल्लाह, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।